स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड सर्कल क्वेश्चन पेपर है हमारे पास 2020 का पीए एसए का। तो जितने भी डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं सभी को इस वीडियो में हम करेंगे सोल्व, लेकिन साथ में आप अब मैथमेटिक्स जीके और रीजनिंग का भी करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और साथ में रेगुलर क्लासेस में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। डेली आपका एग्जाम होता है, वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे। हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा, कहीं भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। प्रीवियस ईयर लगभग 40 क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ फाइल्स विद सॉल्यूशंस आपको दी जाएगी। तो आपकी तैयारी हम बहुत ही बेहतर करवा देंगे कि आप आसानी से एग्जाम निकाल सको। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ पे मैसेज में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, हम जैसे ही टॉपिक करते हैं कोई भी तो कहते हैं कि हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होती है, ना ही आप भूलते हैं और क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा सा अलग है। आपको बिल्कुल हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है, लेकिन हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है कि कहीं उसमें से आपको कोई वर्ड छूट ना जाए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास कोइंस, बुलियंस, प्रीशियस क्या आएगा, यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक हमें करना है। उसके बाद है ज्वेलरी आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर एंड करेंसी नोट्स कैन बी सेंट बाय इनलैंड पोस्ट ओनली इंश्योर्ड। तो जो सिक्के होते हैं, बुलियन होते हैं, उसके बाद कीमती हमें यहाँ पे बताना है कौन सी चीज़ है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बीमाकृत अंतर्देशीय डाक द्वारा ही भेज सकते हैं। इसमें आभूषण भी आता है, ठीक है, सोने या चांदी के सिक्के, मुद्रा नोट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन ये जो कीमती है क्या चीज़ है, तो देखिए जैसे यहाँ पे ऑप्शंस मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन बोलने के बाद जितनी भी ऑप्शंस आपको मैं सारी बोलूँगा, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर खुद सोचिए। आप ये देखिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपकी एक रिवीजन भी हो जाती है, आपकी तैयारी का आपको पता भी लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑप्शंस में दिए हुए आपको स्टोन्स, क्लॉथ, मेटल या फिर वुड। तो देखिए, जो आपके सिक्के होते हैं, बुलियन होते हैं, आभूषण, सोने या चांदी के लेख और मुद्रा नोट, और जो कीमती होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने ये लाइन अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप ये भी सोच सकते हैं कि आपकी कीमती क्या होती है। सबसे पहले इन ऑप्शंस में अगर देखना हो तो कीमती आएगा आपके दिमाग में कि धातु हो सकती है। उसके बाद वुड आप सोच सकते हैं, लकड़ी आप सोच सकते हैं, लेकिन पत्थर आप नहीं सोच सकते हैं अगर आपने ये लाइन अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो पत्थर वही सोचेगा यहाँ पे जिसने ये लाइन अच्छे से पढ़ी है, कीमती पत्थर। सिक्के, बुलियन, कीमती पत्थर, आभूषण, सोने या चांदी के लेख और मुद्रा नोट केवल बीमाकृत अंतर्देशीय डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, ए ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर। फिर से यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक आपको करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अदत्त भार वस्तुएं होती हैं, जो अनपेड आर्टिकल्स होते हैं, जिनके ऊपर आपने कोई भी डाक भार का भुगतान नहीं किया है, तो उनमें प्रेषण में अन्य डाक से अधिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी। तो कौन सी डाक से अधिक सुरक्षा नहीं दी जाएगी? ऑप्शंस हैं आपके पास, इंश्योर्ड, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड या फिर पार्सल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, सी। अनपेड आर्टिकल्स आर नॉट अफोर्डेड एनी ग्रेटर सिक्योरिटी इन ट्रांसमिशन ओवर अदर अनरजिस्टर्ड मेल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज लेटर्स विद ओइंग टू देयर साइज which owing to their size cannot be posted in letter boxes may be received of post office। बड़े पत्र यानी कि जिनका आकार जो है बड़ा है, उनको लेटर बॉक्स में पोस्ट आप नहीं कर सकते हैं, डाक घर से प्राप्त किया जा सकता है। तो कहाँ आपको यहाँ बताने आपको क्या आएगा, फिल इन दी ब्लैंक में। इस जगह में क्या आएगा, बाई दी पोस्टमैन आप डाकिए से प्राप्त करते हैं, बाई हैंड एट दी विंडो आप खिड़की पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, डाकघर विंडो पर आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, एमटीएस से ले सकते हैं, या फिर सोर्टिंग पोस्टमैन छंटाई डाकिए के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपके पास बी। बड़े पत्र जो उनके आकार के कारण लेटर बॉक्स में नहीं रखे जा सकते हैं, उनको डाकघर खिड़की पर प्राप्त किया जा सकता है, रिसीव्ड एट पोस्ट ऑफिस विंडो बाई हैंड, ठीक है, उनको आप पोस्ट ऑफिस में खुद जाके प्राप्त कर सकते हैं। नो आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाई पोस्ट ऑफिस अनलेस इट बियर्स एड्रेस। तो यहाँ पे हमें बताना है, देखिए बिल्कुल अगर किसी आर्टिकल के ऊपर एड्रेस नहीं लिखा हुआ है तो उसका वितरण किसको किया जाएगा, लेकिन एड्रेस जो है वो कैसा होना चाहिए ये यहाँ पे पूछा गया है। डाकघर द्वारा कोई भी वस्तु
तब तक वितरित नहीं की जाएगी जब तक कि उस पर क्या ना हो। ऑप्शंस के आपके पास अच्छा पता ना हो, लंबा पता ना हो, निश्चित पता ना हो, या फिर सार्थक पता ना हो, मीनिंगफुल, डेफिनेट, लॉन्ग या फिर गुड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास सी। इसमें अगर डेफिनेट एड्रेस नहीं है, ठीक है, अगर किसी आर्टिकल के ऊपर डेफिनेट एड्रेस नहीं है तो उसका वितरण डाकघर के द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगी। नो रजिस्टर्ड आर्टिकल विल बी, तो यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक है आपके पास दी एड्रेसी अनलेस योर हिज एजेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग हैज साइंड अ रिसिप्ट फॉर इट। कोई भी पंजीकृत वस्तु तब तक क्या नहीं किया जाएगा किसी भी पंजीकृत वस्तु के साथ जब तक प्राप्त करता या फिर अधिकृत जो एजेंट होता है वो रसीद पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। ऑप्शंस क्या है आपके पास, बुक्ड फॉर, डिलीवर्ड टू, डिस्पैच टू या फिर सॉर्टेड टू। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा क्या, बी, आपके पास डिलीवर नहीं किया जाएगा कोई भी अगर पंजीकृत आर्टिकल है आपके पास जब तक कि उसका प्राप्त करता या उसके द्वारा अधिकृत किया गया उसका एजेंट इसके लिए जो आपकी क्या होती है पंजीकृत लेख होते हैं उसके लिए एक रिसिप्ट के ऊपर साइन नहीं करता है तब तक उसको क्या नहीं किया जाएगा, वितरित नहीं किया जाएगा, उसको एड्रेसी या उसके एजेंट को नहीं दिया जाएगा। When a person takes a delivery of an article on which any sum is due to the post office, the amount marked upon it, जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु की स्पुर्दगी लेता है जिस पर डाकघर को कोई राशि दे है तो उसे वह अंकित राशि क्या करनी पड़ेगी, मस्ट पे उसे देनी ही पड़ेगी। मे नोट उसको नहीं देनी है, मे और मे नोट उसकी मर्जी है, वो दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। नन ऑफ दी अब इसमें से कोई भी नहीं, तो मस्ट पे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उसको वो राशि देनी ही पड़ेगी अगर वो उस आर्टिकल का वितरण जो है वो लेना चाहता है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में आता है जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस जो है वो पोस्ट ऑफिस को देने हैं, ठीक है, वो कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हो सकते हैं, ट्रांसमिशन के चार्जेस हो सकते हैं, कोई भी चार्जेस उसके हो सकते हैं जो ड्यू हैं। तो पोस्ट ऑफिस में अगर एड्रेसी उस आर्टिकल को लेना चाहता है तो उसे वो चार्जेस जो है ड्यू चार्जेस वो उसे पोस्ट ऑफिस को देने पड़ेंगे, मस्ट पे उसे है यानी कि पे करने पड़ेंगे। अ पार्सल रीडायरेक्टेड टू एनी प्लेस इन इंडिया except to its original address and the substituted address are within the delivery area of same post office are chargeable with further postage amounting to the prepaid rate। वितरण के लिए प्राप्त पार्सल अपने मूल पते और डाकघर टाउन के वितरण क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि अब देखिए एक आपका पार्सल आया, अब मान लीजिए आपके पोस्ट ऑफिस में एक पार्सल आता है, आपको उसकी रीडायरेक्शन करनी है और रीडायरेक्शन कहाँ पे करनी है, आपके पोस्ट ऑफिस का जो वितरण क्षेत्र है, ठीक है, उसके बाहर आपको इसका जो है पुनः निर्देशन करना है किसी दूसरी जगह के लिए। तो आपने जो पहले डाक चार्जेस, आपने जो पहले डाक शुल्क दिया है उस डाक शुल्क का कितना आपको दोबारा से भुगतान करना पड़ेगा उस पार्सल की रीडायरेक्शन के लिए। ऑप्शन आपके पास आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या फिर दोहरा, हाफ, 1/3, 1/4 या फिर डबल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर आप किसी भी पार्सल को अपने जो उसका जो डिलीवरी एरिया था, ठीक है, जिसको पहले वहाँ पे भेजा गया वहाँ पे वो पहुँच गए, अब वितरण डाक घर के उसके जो डिलीवरी एरिया है उसके बाहर उसको अगर पुनः निर्देशित करना है या किसी दूसरी जगह भेजना है तो ऐसी स्थिति में आपको फिर से उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। जो पहले भुगतान किए गए चार्ज के कितने होंगे आपके पास, आधे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट फॉर लॉजिंग ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू लॉस और डैमेज to a registered or insured article where a claim for compensation is made is। एक पंजीकृत या बीमित वस्तु के नुकसान या क्षति से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उनको दर्ज करवाने के लिए निर्धारित समय सीमा जहां मुआवजे का दावा किया गया हो, कितने समय के भीतर आपको वहां पे कंप्लेंट जो अपनी लॉज करनी पड़ेगी। ऑप्शंस क्या आपके पास, 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ द आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे ये जो डेट्स होती हैं कौन सी तारीख से लेकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए कुछ एक चीज़ें होती हैं जो डेट ऑफ पोस्टिंग से आपको करनी है, कुछ एक होती हैं डेट ऑफ पोस्टिंग के अगले दिन से, तो ये ध्यान रखना है कब से होगी। तो यहाँ पे 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ आर्टिकल, कि आपका आर्टिकल जिस दिन पोस्ट किया गया उसके 3 महीने के अंदर आपको करनी है। 2 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ द आर्टिकल, आपने आर्टिकल को पोस्ट कर दिया जिस दिन पोस्ट किया उसके 2 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास ए। लेख की पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के अंदर आपको उसके लिए जो शिकायत है, कंप्लेंट है, वो करनी पड़ेगी।
If an inland registered article is received in office of delivery in damaged condition, a notice should be sent to addressee to attend the post office to take its delivery। अगर कोई भी अंतर्देशीय पंजीकृत वस्तु वितरण डाकघर में क्षतिग्रस्त स्थिति में, यानी कि वो खराब हो चुकी है, नुकसान उसका हो चुका है, तो यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट मास्टर जो होता है प्राप्तकर्ता को एक नोटिस भेजता है जिसमें रिक्वेस्ट करता है कि आप पोस्ट ऑफिस में आए, अपना आर्टिकल जो है उसको प्राप्त करें। लेकिन यहाँ पे ये टाइम लिमिट एक होती है कि उस एड्रेसी को प्राप्तकर्ता को कितने दिन के भीतर पोस्ट ऑफिस में आना पड़ेगा। ऑप्शन है उसी दिन वो आएगा, बाई नेक्स्ट डे अगले दिन आएगा, विद इन 3 डेज 3 दिन के भीतर, या फिर विद इन 7 डेज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास डी, विद इन 7 डेज। यहाँ पे दूसरी एक ऑप्शन क्या हो सकती थी, यहाँ पे इनलैंड है, अगर इंटरनेशनल की बात की गई होती, फॉरेन रजिस्टर्ड आर्टिकल की बात की गई होती, तब यहाँ पे 15 डेज का टाइम दिया जाता है एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में आने के लिए। रजिस्ट्रेशन इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ, किस मामले में पंजीकरण जो है अनिवार्य है, कौन सी स्थिति में आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी ही पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बार ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एन इंश्योर्ड आर्टिकल, अगर आपका कोई जो लेख है वो कैसा है, बीमित लेख है, यानी कि उसका आपने बीमा करवाया हुआ है। एनी आर्टिकल वेयरिंग द वर्ड रजिस्टर्ड, अगर आपका आर्टिकल है जिसके ऊपर रजिस्टर्ड पंजीकृत जो शब्द है वो लिखा हुआ है। एनी रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज़ रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, अब ये क्या चीज़ है, आपका कोई भी वितरित लेख था, अब आपने उसको वितरित उसका कर दिया है, लेकिन उसको दोबारा से रीपोस्ट, यानी कि उसको दोबारा से फिर से आप पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जो अब कंपलसरी है। एनी वीपी आर्टिकल, अगर आपका वैल्यूपेबल आर्टिकल है तब भी आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट थर्ड या फोर्थ करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑल करेक्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सी आंसर रहेगा आएगा आपके पास डी। ये सारी स्थितियों में आपको जो रजिस्ट्रेशन जो है पंजीकरण जो है वो करवाना पड़ेगा। The examination and assessment of custom duty on inward foreign article is done by, आवक विदेशी डाक वस्तु पर सीमा शुल्क की जांच और मूल्यांकन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे कस्टम ऑफिसेज, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, एक्साइज ऑफिसेज या फिर फॉलोइंग 3 ऑफिसेज, ये सारे ठीक है तीनों कार्यालय करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास बी, आपका जो विदेशी डाकघर होता है, ठीक है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस होता है, विदेश डाकघर जो होता है उसके द्वारा ये काम जो है वो किया जाता है। इन दी फॉरेन पोस्ट द टर्म लेटर पोस्ट अप्लाइज टू, विदेशी पोस्ट में लेटर पोस्ट शब्द पर क्या लागू है, यानी कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। एक होती है लेटर पोस्ट, दूसरी होती है पार्सल पोस्ट। पार्सल पोस्ट में आपके सिर्फ पार्सल आएंगे, बाकी लेटर पोस्ट में आते हैं स्मॉल पैकेट, प्रिंटेड पेपर, लेटर या फिर ऑल दी अबव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास डी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। When an insured foreign parcel is redirected from one country to another, become payable, अब आपका कोई भी कैसा है, आपका कोई इंश्योर्ड यानी कि आपका कोई बीमाकृत विदेशी पार्सल है, अगर आपने उसको एक देश से दूसरे देश के लिए पुनः निर्देशित करना है, उसकी रिडायरेक्शन करनी है, तो कौन सी चीज़ का शुल्क जो है आपको दोबारा से देना पड़ेगा। ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेश इंश्योरेंस फी, आपको दोबारा से जो बीमा शुल्क है वो देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको दोबारा देनी पड़ेगी, फ्रेश पोस्टेज फ़ी आपको देनी पड़ेगी, या कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस फीस आपको जो है वो दोबारा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास ए, आपको फ्रेश इंश्योरेंस फी उसके ऊपर देनी पड़ेगी। मैक्सिमम वेट ऑफ अ स्मॉल पैकेट ऑफ अ फॉरेन आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड, विदेशी डाक में छोटे पैकेट का अधिकतम वजन, स्मॉल पैकेट जो होते हैं उनका वजन कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। पहले वाले आपका कितना था 1000 था, लेकिन अब कितना है, ऑप्शन है 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम या फिर 2000 ग्राम्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपके पास डी, 2000 ग्राम जो है ये हो जाएगा सही इसका आंसर। स्मॉल पैकेट्स होते हैं 2000 ग्राम तक उनका जो मैक्सिमम वेट है वो हो सकता है। फॉरेन प्रिंटेड पेपर्स कंटेनिंग ओनली बुक्स एंड पैम्पलेट्स में वी सेंट अप टू दी वेट ऑफ, एक बात अच्छे से सुन लीजिए, प्रिंटेड पेपर्स के बारे में, पार्सल के बारे में एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, अच्छे से पढ़ लेना, कौन सी चीज़ें भेज सकते हैं, कितना मैक्सिमम वेट हो सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रूर एक क्वेश्चन आपको आएगा, इन दोनों में से एक एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, केवल पुस्तकों और पैम्पलेट वाले विदेशी मुद्रित कागज जो प्रिंटेड पेपर्स होते हैं कितने किलोग्राम तक भेजे जा सकते हैं, कितना वजन उनका मैक्सिमम हो सकता है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 या फिर 7 किलोग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास
पास बी अप टू 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम तक आप इसको भेज सकते हैं। द वेट ऑफ अ फॉरेन लेटर शुड नॉट एक्सीड, एक चीज़ मैंने आपको बड़ी बार बताई है, इनलैंड में आप चाहे बात कर लें चाहे आप फॉरेन में बात कर लें, आपके लेटर और पार्सल की जो वेट लिमिट है सेम रहेगी, कोई भी फ़र्क नहीं है। इनलैंड में पूछा जाए तब भी वही है, आपका फ़ॉरेन में पूछा जाए तब भी वही आएगा। तो आपके फॉरेन लेटर जो होते हैं, विदेशी पत्र जो होते हैं, उनका वजन कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 500 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, 2000 ग्राम्स या फिर 5000 ग्राम्स। ग्राम्स में दिया हुआ है, किलोग्राम में भी दिया जा सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी होगा, कन्फ्यूज़ मत होना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये क्या आएगा, इंग्लैंड में कितना आपका 2 किलोग्राम तक भेज सकते हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास सी, 2000 ग्राम तक आप भेज सकते हैं। A foreign parcel insured for a value higher than the value of the contents as declared in the custom declaration bill, एक विदेशी बीमाकृत पार्सल जो कस्टम डिक्लेरेशन में अपनी अंतर्वस्तु कीमत से अधिक रकम के लिए बीमित किया गया हो। अब देखिए यहाँ पे किसी ने मान लीजिए चलाकी की है कि उसने क्या किया, कोई भी विदेशी बीमाकृत पार्सल है, अब क्या होता है जो कस्टम डिक्लेरेशन होती है उसमें क्या होता है उसके अंदर की जो वस्तु होती है उसकी कीमत जो है वो तय होती है, लेकिन अगर किसी ने उस कीमत से ज़्यादा रकम के लिए उसको बीमित करवाया है तब क्या होगा, बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच मेकिंग एंट्री इन एरर बुक, सबसे पहले एरर बुक में दर्ज करके उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। नोट बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच, इसको ऑपरेशन के लिए आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच आफ्टर ऑब्टेनिंग फ्रेश इंश्योरेंस फी, नया बीमा शुल्क प्राप्त करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको स्वीकार कर लेंगे। विल बी सेंट टू आरएलओ फॉर डिस्पोजल, निपटान के लिए आरएलओ को भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, नोट बी एक्सेप्टेड फॉर डिस्पैच, इसको ऑपरेशन के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ लेटर एंड पार्सल मेल इन फॉरेन कंट्री मस्ट बी सबमिटेड, विदेशी डाक में पत्र और पार्सल मेल के लेखों के संबंध में शिकायतें प्रस्तुत की जानी चाहिए। कितना टाइम आपको दिया जाता है, ऑप्शंस क्या है, बिफोर 1 ईयर फ्रॉम डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ पोस्टिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया, एक क्वेश्चन किया जिसमें आपके पास जो रजिस्टर्ड और वीपी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पूछा गया था, तो वहाँ पे क्या था, डेट ऑफ पोस्टिंग से जिस तारीख को आपने उसको पोस्ट किया उस तारीख से आपका वो टाइम जो पीरियड है वो गिना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिफोर 1 ईयर फ्रॉम दी डेट फॉलोइंग दी डेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग के दिन के बाद की तारीख, यानी कि 5 तारीख को अगर आपने किया तो 6 तारीख से लेके उसके 1 साल तक, यानी कि अगले साल की 6 तारीख तक, बिफोर 1 ईयर एंड 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ फॉलोइंग द डे ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, पोस्टिंग के दिन के बाद की तारीख से 1 साल 6 महीने का समय आपको दिया जाएगा। बिफोर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ पोस्टिंग, उसके बाद पोस्टिंग के दिन के बाद की तारीख से 2 साल पहले आपको करनी है। बिफोर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल पहले आपको करनी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास ए, आपको यहाँ पे जो एक जिस दिन आपने उसको पोस्ट किया उस दिन से अगले दिन के 1 साल के पहले आपको उसके लिए जो भी आपकी शिकायत है, कंप्लेंट है, वो कर देनी है। An undeliverable correspondence is returned to the country of residence, एक अवितरित पत्राचार मूल देश को लौटा दिया जाता है और डिलीवर टू सेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्रेषक है उसको बिना किसी शुल्क के निःशुल्क उसको वितरित किया जाएगा। रिटर्न टू द आरएलओ, आरएलओ को उसको भेज दिया जाएगा। डिलीवर टू द सेंडर ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस ड्यू, जो आपका प्रेषक है उसको दिया जाएगा, लेकिन जो ड्यू चार्जेस है, यानी कि अब ड्यू चार्जेस मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से होंगे। डिलीवर टू सेंडर ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ रिटर्न रिक्वेस्ट, लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर ही प्रेषक को दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास होगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे उसको जो भी ड्यू चार्जेस है, अब ड्यू चार्जेस क्या होते हैं, देखिए जब भी आपका कोई भी फॉरेन आर्टिकल होता है वो आपका इस देश से मान लीजिए भारत में उसको बुक किया, किसी दूसरी कंट्री में उसका वितरण होना है, तो जहाँ पे वितरण होगा वहाँ पे एड्रेसी से जो भी चार्जेस लिए जाते हैं उसमें आपके रीपैकिंग चार्जेस हो सकते हैं, कस्टम क्लियरेंस वाले हो सकते हैं, उसके बाद आपके वितरण चार्जेस होंगे, डिलीवरी चार्जेस भी लिए जाते हैं। लेकिन अब वहाँ से क्या हुआ, वो वापस आ गया है, ठीक है, अब एड्रेसी ने नहीं लिया है, तो ये सारे जितने भी ड्यू चार्जेस बच जाएंगे, चाहे वो आपका वितरण शुल्क है, ठीक है, उसके बाद आपका चाहे रीपैकिंग वाले चार्जेस हैं, तो जितने भी चार्जेस रह जाएंगे वो आपके किसको देने पड़ेंगे, प्रेषक को देने पड़ेंगे अगर उसको वो आर्टिकल चाहिए तो यहाँ पे पहले ही फिल इन दी ब्लैंक है, विल बी रिफंडेड ऑन लॉस ऑफ फॉरेन पार्सल, अगर विदेशी पार्सल जो है वो गुम हो जाता है तो आपको क्या वापस किया जाएगा। पोस्टेज चार्जेस एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस फी, बीमा शुल्क को छोड़कर डाक शुल्क आपको दिए जाएंगे। पोस्टेज चार्जेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस फी,
बीमा शुल्क सहित डाक शुल्क, ओनली इंश्योरेंस फी या फिर 100 रुपीज़। तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का सिर्फ फ़र्क है। यहाँ पे आपका नंबर 1 है, तो क्या करें आप इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। मैंने तभी बोला हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेना है। तो 20th क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपको ए, पोस्टेज चार्जेस एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस फीस। बीमा शुल्क आपको नहीं मिलेगा, डाक शुल्क जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आईटी मॉडर्नाइजेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने बड़ी बार बोला है फुल फॉर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 आपको ज़रूर हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगी। आईटी मॉडर्नाइजेशन से ये वाली फुल फॉर्म्स याद कर लेना, वीडियो मैंने डाल दी है आपकी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स वाली, आपकी आईटी मॉडर्नाइजेशन से संबंधित मैंने लगभग 300 क्वेश्चन की PDF बनाई है, वो आपको ज़रूर कर लेने हैं, उनको ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे पास, CSI स्टैंड्स फॉर, CSI का क्या मतलब है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। हमेशा ध्यान रखना फुल फॉर्म्स जब भी करो इंग्लिश में करो, आप चाहे हिंदी में पढ़ रहे हो लेकिन फुल फॉर्म्स की बारी आपको इंग्लिश में ध्यान देना है, इनकी इंग्लिश याद कर लेना। कोर सिस्टम इनिशिएटिव, सोसाइटी ऑफ इंडिया, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, ए ऑप्शन जो आपकी ये सही हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास FSI स्टैंड्स फॉर, FSI की फुल फॉर्म फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फास्ट सिस्टम इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सर्विसेज इंटीग्रेटर, फर्स्ट सिस्टम इंटीग्रेटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर और दूसरा होता है फाइनेंशियल सर्विस सिस्टम इंटीग्रेटर। दोनों में से जो भी दिख जाए, ठीक है, एक ही दी होगी, दोनों में से जो भी होगी वो सही है, ठीक है। चाहे फाइनेंशियल सिस्टम सर्विस इंटीग्रेटर लिखा है, चाहे फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर लिखा है, दोनों ही सही है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। NI स्टैंड्स फॉर, NI की फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर, नेट इंटीग्रेटर, नेशनल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास, नेटवर्क इंटीग्रेटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपकी जो है ये सही हो जाएगी। RSI स्टैंड्स फॉर, RSI की फुल फॉर्म बतानी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके बाद है रिपीटिव स्ट्रेन इंजरी, रूरल सर्विसेज इंटीग्रेटर या फिर रोड सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास सी, रूरल सर्विसेज इंटीग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, जो भी हो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास SDP स्टैंड्स फॉर। और दूसरी बात, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे प्लीज़ आप उस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना। आपको नहीं लगा गलत बताया तो अब आप कमेंट ज़रूर चेक कर लेना कि कहीं किसी को किसी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत बताया हो तो वो उसने सही किया हो, या फिर मैंने बाद में कोई कमेंट करके उसको सही बताया हो, तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि एक एक आपका मार्क मायने रखता है, ठीक है, एक एक आपका नंबर मायने रखता है आपकी प्रमोशन में। तो कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। मुझसे गलती हुई है, आप वो गलती ना करें, आपको उसका सही आंसर पता है आप ज़रूर बता दें, बाकियों की भी हेल्प करें तो आपकी भी बहुत हेल्प होगी। SDP की यहाँ पे फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लान, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म। बार बार ये फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं। उसके बाद आपके पास HHD स्टैंड्स फॉर, HHD की फुल फॉर्म बतानी है, हर्बर्ट डाइक लिखा हुआ है यहाँ पे, हैंड हेल्ड डिवाइस, हाइब्रिड हार्ड डिवाइस या फिर हैवी हार्ड डिस्क। तो देखिए HHD की फुल फॉर्म होती है हैंड हेल्ड डिवाइस। ये हैंड हेल्ड डिवाइस क्या होती है, पोस्टमैन को जो डिवाइस दी जाती है, कौन सी डिवाइस दी जाती है, उसको मोबाइल फ़ोन दिया जाता है आपके जो आर्टिकल्स हैं उनका वितरण करने के लिए। कौन से आर्टिकल, अकाउंटेबल आर्टिकल जो होते हैं आपके, रजिस्टर्ड वाले, स्पीड पोस्ट वाले, VP वाले, इंश्योर्ड वाले, इनको देने के लिए क्या किया जाता है, उसको एक डिवाइस दी जाती है, एक फ़ोन दिया जाता है जिससे वो क्या करता है उनका वितरण करता है। उसको क्या कहते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइस, जो पोस्टमैन को दी जाती हैं तो वो अपने साथ उनको वीट में लेके जा सकते हैं। तो उनको क्या कहा जाएगा, HHD कहा जाएगा, हैंड हेल्ड डिवाइस कहा जाएगा। उसके बाद है DCF स्टैंड्स फॉर, DCS की फुल फॉर्म, DCF की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑप्शंस है यहाँ पे, डाटा कैप्चर फैसिलिटी, उसके बाद है डाटा सेंटर फैसिलिटी, डायरेक्ट काउंसलर फाइलिंग, या फिर उसके बाद है डिसकंटिन्यूड कैश फ्लो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास डाटा सेंटर फैसिलिटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, B, डाटा सेंटर फैसिलिटी।
उसके बाद है दर्पण स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। मैंने बहुत बार बोला है कि इस तरह की फुल फॉर्म्स को आपको हर एक वर्ड के स्पेलिंग्स तक आपको याद कर लेने हैं, वो भी नहीं भूलने हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिटल आपको दिया हुआ है, दर्पण में से आपका कौन सा वर्ड नहीं है, ए वाला वर्ड नहीं है, जो हमें यहाँ से बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, डी की यहाँ पे क्या है, डिजिटल, ए हमें यहाँ पे बताना है। उसके बाद ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया, आगे वाली पूरी है, बस एक ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, एडिशन, एडवांसमेंट, अवेयरनेस या फिर एफिलेंस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास एडवांसमेंट। ठीक है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। उसके बाद है आपका टू विच पार्ट RICT इज कनेक्टेड विद। RICT का संबंध रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म इसकी भी याद कर लेना, बार बार पूछी जाती है। किससे संबंधित है, मॉडर्नाइजिंग ऑफ वर्किंग ऑफ एसओज, जो आपके सब ऑफिस होते हैं उनके कामकाज का आधुनिकरण करना। मॉडर्नाइजिंग ऑफ द वर्क ऑफ BOs, ठीक है, ब्रांच ऑफिस के काम का आधुनिकरण। मॉडर्नाइजिंग ऑफ द वर्क ऑफ HOs, मॉडर्नाइजिंग द वर्क ऑफ, उसके बाद DOS। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, RICT का संबंध किससे है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस से होता है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आपकी RICT डिवाइस होती है जिसके ऊपर आप काम करते हैं, सेविंग का काम करते हैं, या जितने भी काम होते हैं आप वितरण का काम भी उसमें करते हैं, बैग ओपन करना, क्लोज करना। ठीक है, आप जो आपके आर्टिकल्स होते हैं उनको डिपॉजिट में रखना, रीडायरेक्ट करना, ये सारे काम होते हैं आपके किसमें, RICT डिवाइस में। तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास, मॉडर्नाइजिंग ऑफ द वर्क ऑफ BOs, ब्रांच पोस्ट ऑफिस के काम का आधुनिकरण करना। टू विच पार्ट चेंज मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू। देखिए, इतने आसान क्वेश्चंस पूछे जाने के बाद भी अगर डिपार्टमेंट में आपके 50 में से 45 क्वेश्चन सही ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। इतनी अच्छी तैयारी कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन हो सकता है आपके बाहर से आ जाए, लेकिन 45 मार्क्स तो आपके आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, परिवर्तन प्रबंधन किस भाग से संबंधित है, जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट था उसमें एक स्ट्रीम ये भी था, चेंज मैनेजमेंट। क्या इसका मतलब था, क्यों था ये, टू चेंज काउंटर्स फॉर चेंज विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन IT प्रोजेक्ट, IT परियोजना को लागू करने के संबंध में परिवर्तन के लिए, काउंटर बदलने के लिए। टू प्रिपेयर वर्क फोर्स फॉर चेंज विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT प्रोजेक्ट, IT परियोजना को लागू करने के संबंध में परिवर्तन के लिए कार्यबल तैयार करना। ठीक है, यानी कि जितने भी एम्प्लॉइज थे पोस्ट ऑफिस के उनको तैयार करना, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जो नया सिस्टम आएगा उसके लिए वो तैयार हो जाएं। ठीक है, वो काम अच्छे से कर पाएँ। टू प्रिपेयर मशीन्स फॉर चेंज विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन IT प्रोजेक्ट, परिवर्तन के लिए मशीनें तैयार करने के लिए IT परियोजना को लागू करना। टू इम्प्रूव बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चेंज विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन IT प्रोजेक्ट, परिवर्तन के लिए भवन के बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए IT परियोजना को लागू करना। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपके पास B। ठीक है, जितने भी पोस्ट एम्प्लॉइज थे उनको तैयार करना, ताकि आपका जो IT मॉडर्नाइजेशन है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से उसमें काम कर सके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास B। बट इज द लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ कंसाइनमेंट इन डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट, घरेलू स्पीड पोस्ट के लिए बीमा शुल्क की सीमा क्या है, मैक्सिमम आप कितने रुपए तक घरेलू स्पीड पोस्ट जो है उसकी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, उसका बीमा आप करवा सकते हैं। आपको मैं इंटरनेशनल बता देता हूँ, फॉरेन के लिए आप 10,000 रुपये तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी किसकी बात की गई है, डोमेस्टिक की, घरेलू यानी कि आपकी इनलैंड की बात की गई है। अप टू INR 2 लाख रुपीज़ यानी कि 2 लाख रुपये तक, 50,000 रुपये तक, 1 लाख रुपए तक, या फिर 20,000 रुपये तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास 1 लाख रुपए तक आप डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट की इंश्योरेंस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी रजिस्टर्ड, इनमें से किसको रजिस्टर्ड किया जा सकता है, पंजीकरण किसका किया जा सकता है। ये होते हैं बोनस क्वेश्चन, बहुत ही आसान। लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, बुक एंड पैटर्न पैकेट्स, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, पार्सल्स एंड प्रीपेड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट ओनली, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ों की आप जो है रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगी।
मिनिमम सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट शुड नॉट बी लेस देन रुपीज़। अब यहाँ पे सब्सिक्वेंट डिपॉजिट क्या होता है, आपने अकाउंट खुलवा लिया, आपको पता है 500 रुपीज़ का अकाउंट खुलेगा आपका सेविंग का। अब 500 रुपीज़ की आपने एक कॉपी ले लिया, आपको कॉपी दे दी पोस्ट ऑफिस वालों ने। अब आप दूसरी बार जाते हैं उसमें डिपॉजिट करने के लिए, पहली बार क्या हो गया, अकाउंट खुला 500 रुपये का। अब दूसरी बार आप जाएंगे उसमें डिपॉजिट करने के लिए, मिनिमम आप कितने रुपए उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया। 10, 20, 50 या फिर 500 कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 10 रुपये उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। विड्रॉल कितनी कर सकते हैं, 50 रुपये मिनिमम, ठीक है, इससे कम की विड्रॉल नहीं होगी, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। दूसरा अगर किसी अदर सोल आईडी से आप कर रहे हैं तो कितनी आपके विड्रॉल लिमिट हो सकती है, या डिपॉजिट वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो यहाँ पे आप मिनिमम कितना जमा कर सकते हैं, 10 रुपये। तो यहाँ पे आपकी जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगी। इन सेविंग अकाउंट नॉमिनेशन इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ, बचत खाते में के समय नामांकन जो है अनिवार्य। अब यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट होता है कब उसमें नामांकन क्या होता है, नॉमिनेशन, आप अपना जो बारिश वगैरह लिखवाते हैं, खाता खोलते समय आपको करवाना है, बाद में लेन देन करते समय, खाते को चेक खाते में परिवर्तित करते समय, खाता बंद करते समय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपके पास है, आपके बचत खाते में खाता खोलने के समय नामांकन जो है, नॉमिनेशन जो है अनिवार्य आपको करवाना पड़ेगा। उसका नेक्स्ट है आपके पास, इन एन एक्टिव EAPLI पॉलिसी। EA क्या होती है, मैंने आपको ये आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जब हमने किया था इंश्योरेंस वाले टॉपिक में, मैंने बार बार ये चीज़ आपको बोली है कि आपके पास हर एक आपको उसका नाम पता होना चाहिए। PLI पॉलिसी का, RPLI पॉलिसी का, संतोष किसको कहेंगे, सुमंगल किसको कहेंगे, सुविधा किसको कहेंगे, ग्राम प्रिय किसको कहते हैं, हर एक का आपको नाम पता होना चाहिए। EA फुल फॉर्म इसकी पता होनी चाहिए। एंडोमेंट एश्योरेंस, इसको क्या कहा जाता है, संतोष कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ इंश्योरेंट असाइनी और नॉमिनी और लीगल हायर इज पेड फुल अमाउंट ऑफ सम एश्योर्ड विद, क्या आएगा यहाँ पे आपके फिल इन दी ब्लैंक में बोनस। एक सक्रिय EAPLI पॉलिसी संतोष में बीमाकर्ता की मृत्यु के बाद नामित या कानूनी उत्तराधिकारी जो भी होगा उसको बीमा राशि के साथ क्या बोनस दिया जाएगा, हायर बोनस, एकड़ बोनस, डबल या फिर लोअर बोनस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपके पास, B, उपार्जित जो भी बोनस होगा, एकड़ बोनस जो भी होगा उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दी वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड किलोग्राम्स। एक अपंजीकृत पार्सल का वजन कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। हज़ारों बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। 4 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 या फिर 35 किलोग्राम। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, BO में कितने किलोग्राम तक आप बुक कर सकते हैं, HO में कितने ग्राम तक बुक कर सकते हैं। अगर आप BO के लिए बुक कर रहे हैं या SO के लिए बुक कर रहे हैं तब वेट लिमिट्स क्या रहेंगी, हर एक वेट लिमिट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, A, आप अनरजिस्टर्ड पार्सल को 4 किलोग्राम से अधिक के लिए आप उसको बुक नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, 4 किलोग्राम से अधिक तक भी। उसके बाद है हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती हैं। ऑप्शन है आपके पास, चेकबुक, ATM कार्ड, ई-बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, AP/BY, PMSB/BY, PMJJ/BY। AP/BY, PMSB/BY, PMJJ/BY क्या होती हैं, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इनका एनुअल प्रीमियम कितना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना अच्छे से, बार बार पूछा जाता है। फुल फॉर्म्स मैंने बता दिया, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, PMJJ/BY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, केवल एक और दो, 1, 2 और 3, सभी 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास, D, सभी ये वाली आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। आप चेक बुक ले सकते हैं, ATM में ले सकते हैं, ई-बैंकिंग आपको मिल जाएगी, मोबाइल बैंकिंग आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आधार सीडिंग की बात करें, आप आधार इसमें अपना लिंक करवा सकते हैं, अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करवा सकते हैं, जीवन ज्योति बीमा योजना करवा सकते हैं। आपको एज लिमिट पता होनी चाहिए, कितनी एज तक ये वाली आप चीज़ें जो है वो करवा सकते हैं। ये सारी आपको फैसिलिटीज़ इसमें मिल जाएंगी। When an unregistered article of letter mail is to be redirected, the name of the post town or it on it should be scored out and the revised destination should be legibly written in। जब पत्र मेल के एक अपंजीकृत लेख को पुनः निर्देशित किया जाना हो,
ऐसी स्थिति में तो उस पर जो पोस्ट टाउन लिखा होता है पहले का, उसको क्या करना चाहिए, आपको काट देना है, उसको क्रॉस कर देना है आपको। और जो संशोधित गंतव्य है, यानी कि अब जो नेक्स्ट आप गंतव्य के लिए उसको भेज रहे हैं, जो सही उसका अगला गंतव्य होगा, उसको स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। कैसे लिखा जाना चाहिए, रेड इंक इन हिंदी, ब्लू इंक इन इंग्लिश, रेड इंक इन इंग्लिश या फिर ब्लू इंक इन हिंदी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, रेड इंक इन इंग्लिश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सी, आपको उसको लाल स्याही से इंग्लिश में लिख देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, स्टैम्प्स एंड सील्स ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ पोस्ट ऑफिस व्हेन नॉट इन यूज मस्ट ऑलवेज बी। पोस्ट ऑफिस के कई विभागों में, ठीक है, पोस्ट ऑफिस क्या होता है, आपके जितने भी उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं, विभाग होते हैं, जितने भी अलग अलग, उनमें जब भी आपकी जो स्टैम्प्स और मोहरें जिनका यूज़ ना करना हो, तो उनको क्या करना चाहिए, जो आपके प्रयोग में नहीं है, यानी कि अब उनका यूज़ नहीं है, करना है लेकिन बाद में होगा, शाम में होगा, अगले दिन होगा, ठीक है। इस तरह की जितनी भी आपकी स्टैम्प्स होंगी, मोहरें और सीलें होंगी, तो वो कहाँ पे रखी जाएंगी, विद द एमटीएस। एमटीएस के पास केप्ट लॉक्ड, केप्ट ऑन टेबल ऑफ ट्रेजरी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनको केप्ट ऑन लॉक्ड, ठीक है, ताला लगा कर रखा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग होगी, आप सही कर लेना, ताला लगा कर रखा जाएगा, केप्ट लॉक्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, एज सून एज दी पोस्टमैन रिटर्न टू ऑफिस द एमओ असिस्टेंट शुड टेक फ्रॉम देम दी एंड गिव रिसिप्ट फॉर इट। डाकिया कार्यालय में वापस आते ही एमओ सहायक उनसे रसीद जो है वो क्या प्राप्त कर लेगा और उनको क्या रसीद दे देगा, किस चीज़ के लिए देगा, पेड एंड अनपेड मनी ऑर्डर्स, पेड एमओज ओनली, अनपेड एमओज ओनली या फिर वॉइड एमओज ओनली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, जो भुगतान हो गए हैं मनी ऑर्डर वो भी, और जो अवैतनिक मनी ऑर्डर है अनपेड रह गए हैं वो भी वापस ले लेगा और उसको इसके लिए रसीद दे देगा। Service under which collection of electricity bills, collection of taxes, collection of other bills and fee for the government etc is called। जितने भी एमटीएस या पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं, ये मत सोचना कि आप ये वाले क्वेश्चन पेपर छोड़ सकते हैं, आप नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट आप सभी के लिए साझा है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप सबको करनी है, तो आप इनको भी नहीं छोड़ सकते हैं। आपके सिलेबस का आप इसमें से निकाल के कर लीजिए, वो आपको बड़ा काम आएगा। तो व्यय सेवा जिसके तहत बिजली बिलों का संग्रह, करों का संग्रह, अन्य बिलों का संग्रह और सरकार के लिए शुल्क आदि का भुगतान किया जाता है, उसको क्या कहेंगे, बिजनेस पोस्ट कहेंगे, बिल मेल सर्विस कहेंगे, रिटेल पोस्ट कहेंगे और डायरेक्ट पोस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास रिटेल पोस्ट। खुदरा डाक के माध्यम से क्या होता है, बिजली बिलों का संग्रह, करों का संग्रह, अन्य बिलों का संग्रह और सरकार के लिए शुल्क आदि का भुगतान करना, ये कौन सी सेवा हो जाएगी, रिटेल पोस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास, सर्विस इज अ स्मार्ट ऑप्शन फॉर बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट देयर बिल्स और अदर पेमेंट्स थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क। पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, सेवा व्यवसाय संगठनों के लिए डाकघर नेटवर्क के माध्यम से अपने बिल या अन्य भुगतान एकत्र करने का एक स्मार्ट विकल्प है। क्या है, कौन सी सेवा है वो, बिल मेल सर्विस है, डायरेक्ट पोस्ट है, ई पेमेंट है या बिजनेस पोस्ट है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास ई पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट इसको कहा जाएगा। आपकी बिल मेल सेवा क्या होती है, डायरेक्ट पोस्ट क्या होती है, बिजनेस पोस्ट क्या होती है। डेफिनेशंस इनकी अच्छे से कर लेना, पूछी गई हैं, बार बार पूछी जाती हैं। और माई स्टैम्प इज द ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट। तो जो माई स्टैम्प होती है भारतीय डाक के डाक टिकटों की, ये क्या होती है, व्यक्तिगत शीटों का ब्रांड नेम है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन की माई स्टैम्प जो होती है, सॉरी यहाँ पे जो ब्रांड नेम होता है पर्सनलाइज्ड शीट का, जो पोस्टेज स्टैम्प्स का होता है, वो क्या होता है, माई स्टैम्प होता है। अब यहाँ पे और क्या बोला गया, रुपीज़ आर इट्स चार्जेस फॉर कस्टमर्स फॉर अ शीट ऑफ 12 स्टैम्प्स ऑफ 5 रुपीज़ डिनोमिनेशन। रुपये 5 मूल्य वर्ग के 12 टिकटों की एक शीट के लिए ग्राहक को इसका कितना शुल्क देना होगा। अगर कोई माई स्टैम्प शीट बनवाना चाहता है, सबसे पहले उसकी जो शीट होती है कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वो बनाई जा सकती है, ठीक है। आपकी जो यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जो माई स्टैम्प होती है उसमें जो स्टैम्प्स होती हैं आपकी मर्जी के, उसमें फ़ोटोग्राफ आप लगवा सकते हैं, वो अपने नाम की आप बनवा सकते हैं। उसमें कितनी आपकी टोटल स्टैम्प्स होंगी, 12 स्टैम्प्स होंगी और कितने रुपए की हर एक स्टैम्प होगी, 5 रुपए की। ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उसके कितने आपको चार्जेस देने हैं, 500, 360 या फिर 360 रुपीज़। अब यहाँ पे देखा, आप यही सोच सकते हैं कि 12 स्टैम्प्स हैं, 5 रुपए की एक हो गई, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 रुपए की हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उसके 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 300 रुपए की आपकी एक शीट बनती है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 44,
नो POSB चेक फॉर मोर देन रुपीज़ शुड बी एक्सेप्टेड फॉर विड्रॉल एट अदर सोल्स इन अ डे। ठीक है, सोल क्या होता है? सर्विस आउटलेट। ठीक है, एक दिन में अन्य सोल पर आहरण के लिए रुपए से अधिक POSB चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आप इनके लिए करंट का जो भी आपका वर्तमान में है, कोई भी अगर SB ऑर्डर नया आता है या लिमिट चेंज होती है तो आपको कमेंट में हम बता देंगे। एग्जाम से पहले कमेंट सेक्शन चेक करके जाना। ठीक है, क्या इसकी लिमिट हम बताएंगे आपको। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रिजर्वेशन पीरियड, हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको प्रिजर्वेशन पीरियड वाले 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहे हैं। प्रिजर्वेशन पीरियड वाला एक छोटा सा टॉपिक है, आधे पेज का है, 2 मार्क्स आपके वहां से आएंगे, कर लीजिएगा अच्छे से। प्रिजर्वेशन पीरियड फॉर KYC फॉर्म रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस CVS पोस्ट ऑफिस एट सर्कल CPC CBS इज आफ्टर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। क्या प्रिजर्वेशन पीरियड रहेगा? सर्कल CPC के विभिन्न CBS डाक घरों से प्राप्त KYC फॉर्म के लिए परिरक्षण अवधि जो है स्कैन और अपलोड करने के बाद कितनी है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? 3/2 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास? 1 ईयर, 2 ईयर्स या फिर 3 ईयर्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास B, 1 साल तक। उसके बाद व्हाट इज द पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ इनवाइसेस ऑफ आर्टिकल्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टॉक डिपो। स्टॉक डिपो से प्राप्त वस्तुओं के बीजकों को इनवाइसेस जो होती हैं उनके संरक्षण की अवधि क्या है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 1 वर्ष। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास C, 3 वर्ष तक रखा जाएगा। What is the preservation period of work papers of RMS officials and offices and sections? RMS कार्यालयों और अनुभागों के कार्य पत्रों की संरक्षण अवधि क्या है? ऑप्शन है आपके पास 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 30 मंथ्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपके पास B, 18 मंथ्स, 18 महीने हैं। उसका नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सॉर्टिंग मेल ऑफिस। इनमें से कौन सा सॉर्टिंग मेल ऑफिस छंटाई डाक कार्यालय का हिस्सा नहीं है? पार्सल डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, मेल डिपार्टमेंट या फिर मनी ऑर्डर डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा D, आपका मनी ऑर्डर विभाग जो है सॉर्टिंग मेल ऑफिस का छंटाई डाक कार्यालय का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉपीज ऑफ डिलीवरी बिल AV7। तो यहाँ पे ध्यान रखना है AV7 किस चीज़ के लिए हो जाएगा? डिलीवरी बिल। शुड बी सेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सीडेंट टू एन एयरक्राफ्ट कैरिंग मेल फ्रॉम दिस कंट्री। इस देश से मेल ले जाने वाले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में डिलीवरी बिल की प्रतियां देश के प्रशासन को भेजी जानी चाहिए। ऑप्शन है आपके पास वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। उसके बाद फॉर विच मेल्स वर डिस्पैच, जहाँ के लिए जो डाक है उसका प्रेषण किया गया हो। टू विच द एयरक्राफ्ट बिलोंग्स, जिससे आपका एयरक्राफ्ट जो है वो संबंधित है। टू होम द पायलट बिलोंग्स, जिससे पायलट संबंध है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास ये वेयर द एक्सीडेंट अकर्ड, जहाँ पे हादसा आपका हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है क्योंकि मुझे नहीं मिला। आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ के लिए बता सकते हैं। मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन आप गलत करें। आपको सही आंसर पता है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्लीज़, बाकी उसको चेक ज़रूर कर लेना। ठीक है, आपको अगर सारे क्वेश्चन आते हैं तब भी प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर चेक कीजिएगा, आपका ही उसमें फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफिस ऑफ एक्सचेंज शुड मेंटेन इट्स ओन स्टॉक ऑफ बैग्स लाइक अदर पोस्ट ऑफिस और रिकॉर्ड ऑफिस। तो एक्सचेंज के प्रत्येक कार्यालय को अन्य पोस्ट ऑफिस और रिकॉर्ड ऑफिस की तरह बैग का अपना एक स्टॉक रखना पड़ता है। दिस विल बी एज पर दी किसके हिसाब से? एंड द यूजुअल टाइम टेकन फॉर रिटर्न ऑफ एम्प्टी बैग्स प्लस अ रीजनेबल रिजर्व टू मीट इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे ये किसके अनुसार होगा? और खाली बैग की वापसी के लिए सामान्य समय के साथ साथ आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उचित रिजर्व होगा। ऑप्शन है एवरेज डेली रिक्वायरमेंट, 1 वीक्स रिक्वायरमेंट, 1 मंथ्स रिक्वायरमेंट या फिर 3 मंथ्स रिक्वायरमेंट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डेली एवरेज, जो आपकी एवरेज डेली रिक्वायरमेंट होती है आपकी औसत दैनिक आवश्यकता के हिसाब से रखा जाएगा। तो ये थे आपके डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस हैं, साथ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं। इनको आपको कर लेना है कहाँ से? आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर इनको देखेंगे। रेगुलर क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आपको दिखेगा, आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे, इन सारे क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स आपको दे दी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मॉक टेस्ट आपके होंगे और साथ में आपका डेली एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, लाइव क्लासेस भी हम जल्दी ही शुरू कर देंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।